आज हम डवरी डेथ्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा डवरी डेथ्स हो रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से होते आ रहे हैं, और जो रिसेंट 2 केसेस हुए हैं, दैट इज़ ट्विशा शर्मा एंड दीपिका नागर केस। इन 2 मेजर केसेस की वजह से पूरी सोसाइटी शॉक में है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है कुछ चीज़ों को लेकर रिगार्डिंग दीज 2 केसेस, और अपना कंसर्न रेज किया है कि भाई किस तरह से डवरी मैनेस बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूइंग है, डिस्पाइट having so many protective laws against women. The dowry menace is still continuing. Okay, so let's just start the lecture. So these 2 cases, Twisha Sharma and Deepika Nagar death case, the death of these 2 women, these 2 modern and well qualified women, this led the whole society in shock. These 2 deaths are in news. You must have heard about this, and the whole of India, the whole of society is in shock by the death of these 2 beautiful young women. Okay, तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें कंसर्न है? जो ट्विशा शर्मा की डेथ हुई है, ठीक है, उससे क्या हुआ है? जो सुप्रीम कोर्ट को प्रॉम्प्ट किया है इस डेथ ने टू इनिशिएट सुओ मोटो कॉग्निजेंस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है किस चीज़ का? कि भाई किस तरह से इंस्टीट्यूशनल और प्रोसीजरल बायस हो रहे हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने में। क्योंकि इसमें जो ट्विशा शर्मा केस है, इसमें जो इनकी मदर इन लॉ थी, शी वॉज अ रिटायर्ड जज, तो दैट इज़ वाई देयर वाज सो मैनी लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल बायस। ओके, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है कि भाई इस तरह की बायसनेस ना हो, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और जो दीपिका नागर का केस है, इस केस ने जो पब्लिक अटेंशन को जो है ब्रॉट किया है टू द इशू ऑफ डेथ ऑफ मैरिड वुमेन, कि भाई जो मैरिड वुमेन हैं उनकी हमेशा मैट्रिमोनियल होम्स में ही डेथ क्यों होती है? जब वो अपने घर पे हैं तब उनकी डेथ क्यों नहीं होती? और मैरिड वुमेन की अपने मैट्रिमोनियल होम में जाने के बाद स्पेशली उन्हीं की डेथ क्यों होती है? मैट्रिमोनियल होम में बाकी अदर वुमेन भी हैं, लाइक मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, उनकी डेथ आज तक कभी क्यों नहीं हुई? तो इन दोनों केसेस ने, ट्विशा शर्मा केस में सुयो मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और जो दीपिका नागर का केस है, इस केस ने पब्लिक अटेंशन को ब्रॉट किया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 थीम्स बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट 3 थीम्स क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या होना चाहिए डवरी डेथ केसेस में? देखो, इन दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दीज 2 केसेस, भाई इन केसेस से पहले भी तो डवरी के केसेस हुए हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पास्ट 2 ईयर्स से बहुत ही सारे रूलिंग्स दिए हुए हैं कि भाई डवरी डेथ केसेस में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डवरी डेथ और डोमेस्टिक क्रुएलिटी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पास्ट 2 ईयर्स बहुत सारे रूलिंग्स दिए हुए हैं, जिसमें कि जो 3 मेजर थीम्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार बार क्या कहते हैं कि भाई जो कोर्ट्स हैं उनको एक्सट्रीम कॉशन जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए वाइल दे आर ग्रांटिंग बेल इन डवरी डेथ केसेस। ओके, सेकेंड इज दैट देयर शुड ऑलवेज बी द स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन, कि भाई एक प्रिजम्पशन है जो कि हमारे लॉज में दिया हुआ है, बीएसए में दिया हुआ है, कि भाई जब भी हम डवरी डेथ केस का प्रोसिक्यूशन हमारा चल रहा होगा, ठीक है, उसमें फेवर किसको दिया जाएगा? प्रोसिक्यूशन को फेवर दिया जाएगा कि भाई विमेन की जो डेथ हुई है, अगर वो अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में होती है और विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी डवरी डेथ ही हुई है। हाउएवर जो एक्यूज साइड है, उन्हें भी एक चांस मिलता है, उन्हें भी अपना डिफेंस देने का पूरा चांस मिलता है, बट जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है वो हमेशा विमेन के फेवर में रहती है। ठीक है, तो कोर्ट्स को एक्सट्रीम एक्सरसाइज जो है एक्सट्रीम कॉशन एक्सरसाइज करनी चाहिए while they are granting bail in the Dobby death cases. Second was about the statutory presumption, and the third is that despite legal reforms, लीगल रिफॉर्म्स भी
आते रहते हैं, लॉज आते रहते हैं, प्रोटेक्टिव लॉज आते रहते हैं विमेन के लिए, फिर भी जो डवरी है ये हमारी सोसाइटी में अभी तक अपने पैर जमाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेल इन डवरी डेथ केसेस। भाई किस तरह से बेल दी जानी चाहिए डवरी डेथ केसेस में? तो सुप्रीम कोर्ट क्या एम्फेसाइज करती है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनको कभी भी डवरी डेथ केसेस में मैकेनिकली बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस लेती है अपने ही जो केसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से के ही प्रेसिडेंट्स हैं, उन केसेस का क्या कहती है कि एक महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2026 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की बेल को जो है कैंसिल कर दिया था। ठीक है, और ये कहा था, बेल कैंसिल करते हुए क्या कहा था कि जो डवरी डेथ है ना, ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, सीरियस सोशल प्रॉब्लम है। और क्या हेल्ड किया था कि जो इन केसेस में जो बेल है, डवरी डेथ केसेस में जो बेल है, वो कभी भी इस तरह का इम्प्रेशन क्रिएट नहीं करती कि जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, जो डवरी डेथ हुई है, डोमेस्टिक क्रूएलिटी हुई है, उसे हम कभी भी लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर जो कोर्ट्स है हमारी, डवरी डेथ का केस हो गया, डोमेस्टिक क्रूएलिटी का कोई केस होता है, ठीक है, एक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लगा दी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या एम्फेसाइज कर रही है कि उन कोर्ट्स को जहां पर बेल एप्लीकेशन लगी है अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन दीज केसेस, कि मैकेनिकली बेल ग्रांट मत करो। कोर्ट ने अपने ही केस का रेफरेंस देते हुए क्या कहा है, इस केस में महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्बैंड की बेल को कैंसिल कर दिया था। और क्या कहा था कि भाई जो भी क्रूवालिटी विमेन के अगेंस्ट हुई है, जो भी डवरी डेथ होती है या डवरी से रिलेटेड कोई भी क्रूवालिटी है मैरिड विमेन के अगेंस्ट, उसे हम लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड वॉज, अब दो केसेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉग्निजेंस में लिए हैं कि जो चेतराम वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2026 एंड लाल मुनि देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 2026, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा है कि भाई जब भी डवरी डेथ केसेस में बेल को डिसाइड करेगी कोर्ट, तो कोर्ट को क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, कंसीडरेबल पॉइंट्स कोर्ट के लिए क्या क्या होने चाहिए, कि भाई नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उसमें क्या पनिशमेंट प्रेस्क्राइब हुई है, कितनी पनिशमेंट जो भी ऑफेंस अक्यूज ने या उसके मतलब हस्बैंड ने या फिर उसके रिलेटिव्स ने किया है, क्या उन्होंने ऑफेंस किया है, क्या उसकी पनिशमेंट है, और जो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, अक्यूज्ड और डिजीज्ड के बीच में, वो क्या रिलेशनशिप था, हस्बैंड वाइफ का था या कोई और रिलेशन था, द प्लेस ऑफ अकरेंस, मैट्रिमोनियल होम तो नहीं है, अगर नहीं है तो क्या है, कौन सा प्लेस ऑफ अकरेंस है, मेडिकल एविडेंस, भाई उसकी नेचर ऑफ इंजरी क्या है बॉडी पे, और स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन जो कि हमारे 118 BSA में दी हुई है, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि भाई अगर वेमेन की विद इन 7 years ऑफ मैरिज और अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में डेथ होती है तो उसे क्या माना जाएगा, डवरी डेथ माना जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एक और केस था शबीन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल जो किस किस को ग्रांट की हुई थी, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को कैंसिल कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था कि भाई ग्रांटिंग बेल, अगर आप बेल दे रहे हो जबकि आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है कि भाई जो विमेन है जो कि डिजीज्ड है उसके साथ डवरी हरासमेंट हुआ है और वायलेंस हुआ है, ठीक है, अगर आप इन तरह के एविडेंसेस के होने के बावजूद भी अगर आप बेल दे रहे हो एक्यूज्ड को, तो उससे क्या होता है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है ना इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के इसमें कंसिडरेशंस थे कि भाई इतने सारे केसेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी कोर्ट जो है किस तरह से मैकेनिकली ग्रांट कर रही है बेल डवरी डेथ केसेस में। अब आता है हमारा एविडेंशियरी प्रिंसिपल्स कि भाई किस डवरी डेथ केसेस में हमारे किस किस तरह के जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट को कंसीडर करने चाहिए। अब देखो, सबसे पहला तो कोर्ट कह रही है कि जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है उसको तो हमें ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि वो हर डवरी डेथ केस में एप्लीकेबल होता है। तो जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है वो क्या है
118 है BSA का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। इसमें कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है कि भाई जो हस्बैंड है और जो उसके रिलेटिव्स हैं उन्होंने डवरी डेथ करी है, जब कब डवरी डेथ को कब माना जाएगा कि वो कब हुई है, अगर वुमेन के साथ क्रूएलिटी हुई थी और हरासमेंट फॉर डवरी हुई थी। कब हुई थी? उसकी डेथ से जस्ट पहले, ठीक है। और जो वो डेथ है वो कैसे हुई है? अननेचुरल हुई है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं हुई है और विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुई है। तो ये डवरी डेथ की सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि डेफिनेशन है कि डवरी डेथ को कब माना जाता है, कब कब माना जाता है कि भाई विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुई हो, अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में उसकी डेथ हुई हो और वुमेन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट फॉर डवरी सून बिफोर हर डेथ। ओके, अब जो ये प्रिजम्पशन है, ये एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करके क्या कहा है कि ऑटोमेटिकली गिल्ट को एस्टैब्लिश नहीं करता। हाउएवर ये ऑटोमेटिकली गिल्ट को एस्टैब्लिश तो करता नहीं है। अगर हमारे फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं कि भाई हाँ हमारे एविडेंसेस अगर विमेन के फेवर में है, तो ये बर्डन प्लेस करता है किसके ऊपर? अक्यूज के ऊपर, कि आपके अगेंस्ट जो प्रिज्यूम किया हुआ है उस प्रिजम्पशन को आप रिबट करें, ठीक है। ये गिल्ट को एस्टैब्लिश नहीं करती ये प्रिजम्पशन, हाउएवर ये एक बर्डन पुट करती है अक्यूज के ऊपर कि आपको उस प्रिजम्पशन को रिबट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन बिकम स्पेसिफिकली रेलिवेंट। अब वो प्रिजम्पशन कैसे रेलिवेंट हो जाती है? जब हमारे पास क्या है? मेडिकल एविडेंस है। मेडिकल एविडेंस किसके टुवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं कि भाई जो वुमेन है जो डिजीज्ड है उसके साथ स्ट्रैंगुलेशन हुआ है, किसी भी तरह की फिजिकल इंजरीज हुई है, या फिर कोई भी किसी भी दूसरी तरह के सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस थे जिसके अंडर उसकी मैरिड वुमेन की डेथ हुई है, ठीक है। अब कोर्ट ने और क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर एक बार प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश कर देता है कि भाई जो डेथ हुई है विमेन की वो होमिसाइडल है, ठीक है, और वो कहाँ, होमिसाइडल का मतलब है कि भाई उसकी डेथ किसी ने करी है, और कहाँ हुई है उसकी डेथ? मैट्रिमोनियल होम में हुई है। तो जो हाउस के दूसरे लोग हैं जो उस मैट्रिमोनियल हाउस में, उसके अलावा भी तो और कोई रह रहे होंगे ना, तो ये एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक बर्डन पुट करता है उनके ऊपर कि उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई इस तरह का इंसिडेंट या इस तरह का ऑफेंस उन्हीं के घर में कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस है अगेंस्ट ऑल दोज इनमेट्स हु आर लिविंग इन दैट हाउस, राइट। नेक्स्ट इज डवरी प्रोहिबिशन लॉ। दिस लॉ जो कि विमेन के फेवर में है, दिस इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज सम केसेस आर मिसयूज। देखो हर तरह के केसेस आते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, कि किसी केस में जो विमेन है उनको जो डवरी लॉज है उनको मिसयूज भी करती है। बट डिस्पाइट मिसयूज, कोर्ट कह रही है कि जो डवरी प्रोहिबिशन लॉ है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। द कोर्ट हैज रिपीटेडली एक्नॉलेज्ड concerns about section 85 ऑफ BNS एंड अदर मैट्रिमोनियल लॉज, कि भाई कोर्ट ने ना जो जैसे मिसयूज भी होते हैं लॉज के, तो उसके बारे में भी अपनी कंसर्न को एक्नॉलेज किया है, बहुत बार किया है। तो कोर्ट अपने सेवरल रिसेंट डिसीजंस में क्या कहती है कि भाई आपको एक कॉशन लेनी चाहिए अगेंस्ट द टेंडेंसी टू इम्प्लीकेट द हस्बैंड्स रिलेटिव through vague and omnibus allegations, and stressed that criminal law should not be used as a weapon in ordinary matrimonial dispute. कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी है कि भाई अगर आपको जैसे पुलिस स्टेशन में कोई केस आता है हस्बैंड के अगेंस्ट या हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा वेग और ऑमनिबस एलिगेशंस हैं, तो उस केस में जो है ना पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि जो हमारे ये लॉज बने हुए हैं जो कि विमेन को प्रोटेक्ट करते हैं उनका मिसयूज ना हो, ठीक है। अब कोर्ट ने एक जगह कोर्ट क्या कंसर्न ले रही है कि लॉज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, बट ये केसेस डिस्टिंग्विश भी तो करते हैं जो डवरी डेथ केसेस हुए हैं उनसे, ठीक है। एक जगह लेडी क्या है मिसयूज कर रही है, ठीक है,
जहाँ मिसयूज़ हो रहा है और जहाँ जेन्युइन डोरी डेथ हो रही है, उस केस में हम अगर कोई भी जैसे लॉ जो है मिसयूज़ हुआ है, लेडी ने मिसयूज़ किया है और एक जगह डोरी डेथ जेन्युइनली हुई है, तो उसे आप कैसे कह देंगे कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? भाई ये तो जेन्युइन हुई है ना, इस केस में तो कोर्ट को जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और कोर्ट को एक फेयर ट्रायल देना पड़ेगा विक्टिम को और उसकी फैमिली को, ठीक है ना? तो कोर्ट ने इस चीज़ को मिसयूज़ को डिस्टिंग्विश किया है फ्रॉम द actual genuine cases, right? Next is the court acknowledged that there may be instances of misuse. भाई instances of misuse हो सकते हैं, ठीक है, बट जितना misuse होता है उससे ज़्यादा हमारे genuine cases होते हैं डवरी से रिलेटेड, ठीक है, which serve as a vital safeguard against domestic cruelty. कि भाई जो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोहिबिशन, ये डवरी प्रोहिबिशन लॉ बने हुए हैं, दोज आर प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट? नेक्स्ट इज द कोर्ट ऑल्सो नोटेड, कोर्ट ने और क्या भी नोटेड किया है कि डवरी रिमेन्स, भाई डवरी अभी भी एक सोशल इविल बनी हुई है, ठीक है, और बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते, ठीक है. इट हेल्ड दैट ओकेजनल मिसयूज, भाई ओकेजनली मिसयूज जो है कैन नॉट जस्टिफाई स्ट्राइकिंग डाउन अ लॉ एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वुमेन, कि भाई जो हमारा मिसयूज़ का जो नंबर है और जो एक्चुअल जेन्युइन केसेस का है उससे बहुत कम है, तो इस वजह से हम अपने जो ये प्रोटेक्शन है, वुमेन के प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे डवरी से रिलेटेड केसेस हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है. लास्टली कोर्ट क्या कहती है कि भाई कोर्ट रिकॉग्नाइज तो कर रही है कि भाई देयर आर मिसयूज of matrimonial litigation, but it has simultaneously emphasized that dowry deaths remain a serious social problem requiring a firm judicial response. कि भाई कोर्ट को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अगर उनके पास डवरी डेथ से रिलेटेड कोई केस आता है, क्योंकि डवरी जो है, डवरी डेथ है, डवरी है, ये क्या है, एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम बने हुए हैं और जो कि आज तक भी हमारी सोसाइटी में है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फॉर वुमेन हु कंप्लेन अबाउट डवरी डिमांड्स. ओके, अब देखो कोई भी वुमेन है जिसके अगेंस्ट डवरी से रिलेटेड क्रुएलिटी हो रही है, डवरी डिमांड हो रही है, वो कोर्ट में जाती है, ठीक है, कोर्ट में जाती है, वो अपनी पूरी कंप्लेंट बताती है, पुलिस स्टेशन जा रही है, कोर्ट में जा रही है, वो कंप्लेंट करती है, FIR लॉज कराती है, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करती है, डवरी से रिलेटेड चीज़ें मेंशन कर दी है. वो क्या भी मेंशन करती है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने इनको ये दिया, भाई मेरे रिलेटिव्स ने इनको ये दिया. तो अब कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रही है कि भाई इस तरह के केस में कि भाई अगर वुमेन अपनी कंप्लेंट में इस तरह से एलिज कर रही है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं ग्रूम को या ग्रूम साइड को, तो उसको उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है. अभी देखते हैं द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब वुमेन है कोई भी कंप्लेंट लॉज करा रही है अबाउट डवरी डिमांड्स अगेंस्ट किसके, हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, तो कोर्ट क्या कह रही है कि अगर वो डवरी पेमेंट को रेफर करी ना उसकी कंप्लेंट में, तो उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा लॉजिंग कंप्लेंट अगेंस्ट हर फॉर गिविंग डवरी, क्योंकि इस केस में राहुल गुप्ता वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड अदर्स 2026 केस में हस्बैंड ने क्या कंप्लेंट करी थी वाइफ के अगेंस्ट कि भाई ये अपनी ही कंप्लेंट में लिख रही है कि भाई हमने इनको डवरी दी थी. और डवरी प्रोहिबिशन लॉ क्या कहता है कि डवरी देना, गिविंग डवरी एंड टेकिंग डवरी बोथ आर ऑफेंस. तो हियर हस्बैंड इज यूजिंग दैट, husband is using the allegation which she is alleging in her complaint कि भाई she herself is admitting that they have given dowry to us, so she should also be responsible and she should also be, complaint should also be lodged against her, ठीक है. तो इस केस में कोर्ट ने जो है कहा था कि भाई अगर वुमेन एलिज कर रही है अपनी कंप्लेंट में डवरी को लेकर कि भाई क्या क्या डवरी पेमेंट्स हुई थी उसके साइड से, तो उसको उसके अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने और क्या क्लैरिफाई किया था कि जो प्रोसिक्यूशन है it may still be possible if there is independent evidence of dowry giving, but not where the only basis is complaint lodged by the victim. अगर हस्बैंड के पास इस तरह का एविडेंस है कि भाई हाँ एक्चुअल में उन्होंने डवरी दी थी, तब प्रोसिक्यूशन हो जाएगा. बट अगर
विमेन ने पहले कंप्लेंट दी है और वेयर शी इज़ एलिजिंग कि हमने ये हमारे तरफ से डवरी गई थी, तो उसको बेस नहीं माना जाएगा कंप्लेंट लॉज करने के। ठीक है। अब ऐसे इज ब्रॉडर कंसर्न कि भाई डवरी हमेशा से ही एक सोशल इविल बनी रही है। देखो क्या है, इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बैग 2025, इसमें कोर्ट ने क्या किया है, एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को ट्रेस किया है डवरी की, कि भाई डवरी कैसे हिस्टोरिकली इवोल्यूट हुई थी, और एग्जामिन किया है कि भाई वाई इट कंटिन्यूज डिस्पाइट बीइंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि भाई क्या कारण है कि आज तक भी डवरी सोसाइटी में बनी हुई है। तो कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, रोल ऑफ हाइपरगैमी। भाई हाइपरगैमी क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग डॉटर्स। जनरली क्या होते हैं, कोई भी डॉटर है, कोई भी फैमिली है, अपनी डॉटर की जो मैरिज है किस तरह की फैमिली में करती है, जिनका हायर सोशल स्टेटस है। ठीक है। अब कोर्ट ने क्या नोट किया है कि भाई जो डवरी है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है ग्रूम प्राइस सिस्टम, कि भाई जिस तरह का ग्रूम होगा, अगर वो हाईली क्वालिफाइड है, उसका सोशल स्टेटस अच्छा है, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या उसका स्टैंडिंग है, अब अमाउंट जो है उससे लिंक हो गई है। तो डवरी का जो है वो फॉर्म चेंज हो गया है, बट इट इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज, कोर्ट ने और क्या ऑब्जर्व किया है कि जो दो द प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स अ सिस्टमैटिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन। जो इस तरह की प्रैक्टिस है कि भाई ग्रूम प्राइस पे करके हम जो है ग्रूम को ढूंढ रहे हैं, उससे क्या है, वुमेन का अंडर वैल्यूएशन हो रहा है। अब सिर्फ वुमेन की वर्थ क्या रह गई है कि भाई वो डवरी में क्या लेकर आई है। ठीक है, रादर देन बाय हर ओन आइडेंटिटी एंड कैपेबिलिटीज। उसको उसकी खुद के आइडेंटिटी और कैपेबिलिटीज से नहीं पहचाना जाता मैरिज मार्केट में। हाउएवर कैसे पहचाना जाता है कि व्हाट शी ब्रिंग्स, राइट। तो दीज आर द ब्रॉडर कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन डवरी। नेक्स्ट इज पेट्रियार्की वर्सेस डोमेस्टिक वायलेंस, शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 केस। इस केस में कोर्ट ने क्या बताया है कि भाई किस तरह से जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और डोमेस्टिक वायलेंस है कैसे इंटरलिंक्ड है। सी, द कोर्ट नोटेड दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी का जो लॉ है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड डेकेड्स ऑफ लीगल रिफॉर्म्स भी होते हैं, बट स्टिल व्हाट इज देयर, डवरी हरासमेंट इज देयर, डवरी वायलेंस इज देयर, एंड जेंडर बेस्ड क्राइम्स आर वाइड स्प्रेड। ठीक है, ये चीज़ें हैं, चाहे हमारे पास इक्वालिटी का लॉ है, चाहे हमारे पास लीगल रिफॉर्म्स हैं, स्टिल दीज आर देयर। द कोर्ट सेड दैट वाइल लीगल प्रोसेस एग्जिस्ट ऑन पेपर, लीगल प्रोसेस पेपर पर ही होती है, पेपर से ही स्टार्ट होती है, जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन इट इज स्टिल परसिस्ट इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में अब भी है। पेट्रियार्की कंटिन्यूज टू शेप एवरीडे लाइफ वेयर मेल होल्ड्स द हाउस होल्ड अथॉरिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी में जो मेल है वही जो है हाउस होल्ड की अथॉरिटी को अभी भी होल्ड किए हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ वेलफेयर स्कीम्स एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में अनकरेज चेंज, ये चेंज को तो एनकरेज करते हैं बट कैन नॉट ऑल्टर डीपली रूटेड बिलीव्स। बट जो ये डीपली रूटेड बिलीव्स है ऑलरेडी अबाउट वुमेन्स रोल विद इन द मैरिज एंड फैमिली, उसको तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब डीपली रूटेड ईविल है। The judgment ended with a question: after decades of laws, reforms, and judicial interventions, why does control over women's bodies, choices, lives continue to persist so deeply in society? इतने सारे लॉज होने के बाद भी वुमेन को क्या करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या उसकी चॉइसेस होनी चाहिए, किस तरह से उसको रहना है, ये कौन डिसाइड करता है, मेल डिसाइड करता है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की ब्रॉडर कंसर्न्स हैं ओवर डवरी डेथ केसेस, अबाउट द हरासमेंट विच आर हैपनिंग अगेंस्ट द वुमेन। नाउ द लर्निंग आउटकम्स, अब हमने इससे क्या क्या सीखा। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट डिसीजंस हैं वो क्या रिवील करते हैं कि जो डवरी डेथ्स हैं दिस आर और नॉट ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस, ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस नहीं हैं। इन केसेस में बेल कभी भी मैकेनिकली ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट, जहाँ पर कि हमें सीरियस एलिगेशंस और प्राइमा फेसाई एविडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ठीक है,
एट द सेम टाइम कोर्ट और क्या एम्फेसाइज कर रही है कि जो डोमेस्टिक क्रुएलिटी है, दीज लॉज रिमेन नेसेसरी, ये लॉज होने चाहिए, ये इनके अगेंस्ट लॉज होने चाहिए, बिकॉज डवरी कंटिन्यूज टू बी अ वाइड स्प्रेड सोशल रियलिटी, ये एक सोशल रियलिटी है। दैट इज वाई जो लॉज प्रोटेक्ट करते हैं वेमेन को, वेमेन के अगेंस्ट हेरासमेंट को, क्रुएलिटी को, डवरी डिमांड्स को, डवरी डेथ्स को, ऑल दोज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयर शुड बी those laws. Okay, so I hope you have understood all these things. Thank you so much. Bye bye.